हेलो गाइस, आज अपन एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर को डील करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इस चैप्टर को भी अपन ट्रिक्स के साथ लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी अपन बायोटेक का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। तो अपन एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ कर सकते हैं अपने बायोटेक का, मेडिसिन के अंदर यूज़ कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं अपने बायोटेक्नोलॉजी का। तो जो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी है वो रिलेटेड है अपने एग्रीकल्चर से, और जो अपना रेड बायोटेक्नोलॉजी है वो रिलेटेड है अपने मेडिसिन से, और जो अपना वाइट और ग्रे बायोटेक्नोलॉजी है वो रिलेटेड है अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, और जो अपना ब्लू बायोटेक्नोलॉजी है वो रिलेटेड है अपने मरीन इकोसिस्टम से। सो द एरिया ऑफ द रिसर्च इन द बायोटेक, तो कौन कौन से एरिया होते हैं अपने रिसर्च के अंदर, बायोटेक के अंदर। तो सबसे पहले अपन इम्प्रूव करते हैं अपने ऑर्गेनिज्म को। यूजुअली अपन माइक्रोब्स या फिर एंजाइम्स को इम्प्रूव करते हैं क्योंकि ये बेस्ट कैटलिस्ट होते हैं। और या फिर दूसरा रिसर्च अपना प्रोवाइड स्टेराइल कंडीशन थ्रू द इंजीनियरिंग टू हेल्प टू ग्रो कैटलिस्ट, यानी एक अपन स्टेराइल कंडीशन को प्रोवाइड कितना बेटर कर सकते हैं ताकि जो अपने माइक्रोब्स हैं वगैरह उनको ग्रो आसानी से हो पाए। फिर आखिर में जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जो प्योरीफाइंग या फिर आइसोलेशन की प्रोसेस होती है, उसको अपन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इन्हीं को डील करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक इन द मेडिसिन फील्ड। तो मेडिसिन फील्ड के अंदर क्या क्या अपने बायोटेक के यूज़ हुए हैं, तो सबसे पहले अपन इसके अंदर पढ़ेंगे अपने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में, यानी कि जो अपना इंसुलिन है उसको अपन ने आर्टिफिशियली बना लिया गया है। फिर दूसरा अपन पढ़ेंगे अपना जीन थेरेपी के बारे में। तीसरा अपन पढ़ेंगे अपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में। चौथा अपन पढ़ेंगे अपने वैक्सीन्स के बारे में। टोटल ग्लोबली अपनी 30 थेरेपेटिक्स अप्रूव्ड हैं और अपने इंडिया के अंदर 12 अवेलेबल हैं। तो एडवांटेजेस क्या अपने जेनेटिकली इंजीनियर्ड थेरेपेटिक्स के, तो ये इनेबल करते हैं मास प्रोडक्शन, यानी कि मास प्रोडक्शन इनका आसानी से हो जाता है। ये सेफ और मोर इफेक्टिव रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, और ये अवॉइड करते हैं अपने इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस को, यानी कि कुछ फॉरेन रिएक्शन जो अपनी बॉडी के अंदर शो करती हैं तो उनको ये अवॉइड करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन रहता है जो कि रेगुलेट करता है अपना ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को, जो कि सीक्रेट हुआ था फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट ऑफ द लैंगरहंस, जो कि एक पैनक्रियास के अंदर प्रेजेंट रहता है। इनकी डिफिशियंसी के कारण डायबिटीज मेलाइटिस कॉज होती है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है अपने ब्लड अंदर ग्लूकोज का लेवल। तो अर्लियर टाइम में क्या करते थे, अपन इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द पैनक्रियास ऑफ द स्लॉटर्ड कैटल्स एंड द पिग्स, जिसका जो कुछ पेशेंट के अंदर ये एलर्जिक रिएक्शन को शो करता था, यानी कि इनके अंदर फॉरेन बॉडी रिएक्शन हो जाती थी। सबसे पहले दिया था अपने बार्टिंग और द ब्लेक्स ने, जिन्होंने एक्सट्रैक्ट करा था सबसे पहले इंसुलिन को फ्रॉम द डॉग्स पैनक्रियास इन 1921। जो सेंगार थे, इन्होंने प्रॉपर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया था अपने इंसुलिन का, यानी कि इन्होंने अमीनो एसिड का सीक्वेंस प्रॉपर बताया था। तो जो अपना इंसुलिन रहता है वो 51 अमीनो एसिड्स का बना रहता है। इनके अंदर 2 चेन्स प्रेजेंट रहती है, एक ए चेन रहती है और एक बी चेन रहती है। जो अपनी ए चेन रहती है वो 21 अमीनो एसिड्स की बनी रहती है, और जो अपनी बी चेन रहती है वो 30 अमीनो एसिड्स की बनी रहती है। तो ये दोनों चेन ज्वाइन होती है फ्रॉम द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू इन द मैच्योर इंसुलिन। बट मैमल्स के अंदर ये प्रो इंसुलिन की तरह बनता है, यानी कि इमेच्योर फॉर्म के अंदर बनता है, यानी कि जो इनके अंदर एक एक्स्ट्रा सी चेन प्रेजेंट रहती है अपने प्रो इंसुलिन के अंदर, यानी कि इमेच्योर इंसुलिन के अंदर। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी अपने को आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाने के अंदर कि ये सी चेन को कैसे रिमूव करा जाए। इस सी चेन को रिमूव करके फर्स्टली अपनी जो एली लिली कंपनी थी, इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा था अपने इंसुलिन को। तो इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर रहे थे डीएनए सीक्वेंस फॉर द ए एंड द बी चेन्स अलग अलग, और इन्होंने अलग अलग ही इंसर्ट करे थे अपने ई कोलाई के अंदर, यानी कि इन्होंने ए चेन को अलग ग्रो करा था और बी चेन को अलग ग्रो करा था, और फिर इन दोनों को साथ में लेके इन्होंने डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू दोनों को आर्टिफिशियली जोड़ दिया था, यानी कि इन्होंने सबसे पहले प्रोड्यूस करा था अपना जेनेटिकली इंसुलिन को, यानी कि इन्होंने इसका नाम दिया था अपना यूमिलिन। तो एली लिली कंपनी ने कैसे काम करा था, तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं, इन्होंने आइसोलेट करा अपने
प्लाज्मिड को फ्रॉम द ई कोलाई और अपने ह्यूमन सेल के अंदर से इन्होंने आइसोलेट करा डीएनए, फिर इन दोनों को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया इनके अंदर ई कोलाई के अंदर, और फिर ई कोलाई को कल्चर करा बहुत लार्ज स्केल पे, यानी कि दोनों अलग अलग चेन से ई कोलाई में थी प्रेजेंट, यानी ए चेन के ई कोलाई अलग थे और बी चेन के ई कोलाई अलग थे। इन दोनों को लार्ज क्वांटिटी के अंदर कल्चर करा, फिर इनके अंदर एक्सप्रेशन हुआ जीन का अपने होस्ट सेल के अंदर, फिर इन्होंने आइसोलेट कर लिया अपने इंसुलिन को फ्रॉम दिस होस्ट सेल और उनको प्योरीफाई करा, स्टोर करा और मार्केट करा। मार्केट इन्होंने किस नाम से करा था? इन्होंने नाम किया था ह्यूमिलिन के नाम से। तो मैंने जैसा बताया ये इन्होंने कैसे काम करा था, इन्होंने जीन फॉर ए चेन अलग ग्रो करा था और जीन फॉर बी चेन इन्होंने अलग ग्रो करा था और दोनों को आर्टिफिशियली जोड़ दिया था फ्रॉम द डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड डायबिटीज डे बनाया जाता है 14 नवंबर को, और जो एली लिली और रेनबैक्सी कंपनी थी इन दोनों ने पार्टनरशिप करी और एक और रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन को लॉन्च करा जिसका नाम था अपना ह्यूमोलॉग। यानी कि जो अपना इंसुलिन रहता है इसको अपन आर्टिफिशियल इंसुलिन को ओरली नहीं ले सकते क्योंकि ये एक प्रोटीन रहता है, अगर अपन ओरली लेंगे तो अपने पेट के अंदर ये डाइजेस्ट हो जाएगा, इस वजह से इसको अपन इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर ही केवल लेते हैं। तो दूसरी एप्लीकेशन की अपन बात करें यानी जीन थेरेपी की बात करें तो जीन थेरेपी के अंदर अपन क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं अपन फॉल्टी जीन को विद अ नॉर्मल फंक्शनल जीन इन द चाइल्डहुड या फिर एम्ब्रियो लाइफ के अंदर। तो इनके अंदर केवल और केवल सिंगल जीन डिसऑर्डर ही क्योर हो सकते हैं, यानी कि जैसे अपना स्किड डिसीज हो गई, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गई या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई। सबसे पहले जीन थेरेपी अपनी हुई थी 1990 के अंदर, यानी कि एक 4 साल की बच्ची के अंदर हुई थी। ये हुई थी अपनी NIH न्यूयॉर्क USA के अंदर। इस बच्ची को क्या थी? ADA स्किड डिसीज कॉज थी, यानी कि एडेनोसिन डियामाइनेस इनके अंदर फॉर्म नहीं होता था, यानी कि जो ADA एंजाइम था इनके अंदर फॉर्म नहीं होता था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अपने इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग के अंदर। यानी कि इनके अंदर कोई भी ADA एंजाइम नहीं बनते हैं, जिस कारण जो अपना इम्यून सिस्टम रहता है वो सप्रेस हो जाता है और इसी कंडीशन को अपन सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी बोलते हैं, यानी स्किड डिसीज बोलते हैं। तो जो अपनी जीन थेरेपी रहती है वो 2 सेल्स के अंदर हो सकती है, एक गैमेटोसोमेटिक सेल्स के अंदर हो सकती है जो कि इनहेरिटेबल नहीं है, और एक जर्म सेल्स के अंदर हो सकती है जो कि इनहेरिटेबल है। बट अब तक की डेट में ये इनके ऊपर कोई भी जीन थेरेपी परफॉर्म नहीं करी गई है क्योंकि ये म्यूटेशन के अंदर कॉज कर सकते हैं। तो जो अपना ADA स्किड है उनके बेबीज़ को अपन बबल बेबीज़ भी बोलते हैं क्योंकि इनके जरा सा इन्फेक्शन हुआ तो इनकी डेथ हो सकती है, यानी इनको एक अपन बाउल के अंदर रखते हैं ताकि इनको कोई भी इन्फेक्शन कॉज ना हो। जैसे अपन बात करें तो जैसे स्पेस के अंदर अपने कुछ एस्ट्रोनॉट जाते हैं जैसे वो पूरे कवर रहते हैं, इसी तरह इनके जो बेबीज़ रहते हैं वो बिल्कुल कवर रहते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या होता है अपने एडेनोसिन डियामाइनेस सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी के? तो सबसे पहले अपन इसके अंदर जो ट्रीटमेंट करते हैं वो रहता है अपना एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इनके अंदर अपन क्या करते हैं, एक फंक्शनल ADA एंजाइम को इंट्रावेनसली अपन पेशेंट को दे देते हैं। ये क्योरेटिव मेथड नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए रिलीफ दे पाएगा। जो दूसरा होता है वो होता है अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक हीमोफिलिक स्टेम सेल का ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं, जिस कारण ये भी एक क्योरेटिव मेथड नहीं होता क्योंकि जो अपने T लिम्फोसाइट रहते हैं ये मैच्योर होते हैं अपने थाइमस ग्लैंड के अंदर और इनकी डेथ भी हो जाती है। लास्ट जो ट्रीटमेंट रहता है वो रहता है अपना जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के अंदर अपन क्या करते हैं, वेक्टर लेते हैं, वेक्टर का जो DNA वो यूज़ करते हैं और ह्यूमन के जो नॉर्मल ह्यूमन है उससे अपन एक अपना डिजायर्ड जीन निकालते हैं, यानी कि जो ADA जीन रहता है उसको निकालते हैं और इन दोनों को कंबाइन करते हैं और रेट्रोवायरस के थ्रू पेशेंट को दे देते हैं। तो ये बहुत कारगर साबित मेथड है अगर ये एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर किया जाए तो इनके अंदर अपन क्या करते हैं इसका थोड़ा ओवरव्यू देख लें। तो अपन लिम्फोसाइट जो रहता है उसको टेकन आउट करते हैं फ्रॉम द पेशेंट ब्लड एंड उसको अपन कल्चर करते हैं आउटसाइड द बॉडी और इसको इंट्रोड्यूस करते हैं अपना ADA cDNA यूजिंग द रेट्रोवायरस इनटू द पेशेंट, और जिसका जो इनका इंजीनियरली लिम्फोसाइट रहता है वो अपना इन्फ्यूज हो जाता है इन द पेशेंट बॉडी। तो इसके लिमिटेशन क्या होते हैं, तो क्योंकि इसके लिमिटेशन जैसे मैंने बताया कि लिम्फोसाइट रहते हैं वो मैच्योर होते हैं अपने थाइमस ग्लैंड के अंदर जाके, जिस कारण ये पीरियोडिक इन्फ्यूजन रिक्वायर्ड होता है अपना इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट का। तो इनके अंदर डिजायर्ड जीन कौन सा रहता है, वो रहता है अपना ADA जीन, और इसके अंदर अपन इंसर्ट क्या करते हैं वो रहता है अपना एडिशनल डियामाइनेस cDNA यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री DNA, और जो इनका वेक्टर रहता है वो अपन कौन सा यूज करते हैं, वो यूज करते हैं अपना रेट्रोवायरस। तो होस्ट सेल से अपन क्या लेते हैं, वो लेते हैं अपना पेशेंट का लिम्फोसाइट। तो इसका परमानेंट क्योर क्या है अपना ADA स्किड डिसीज का? अगर जीन को हम इंट्रोड्यूस करें इन द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि 16 सेल स्टेज पर अगर इंट्रोड्यूस करते हैं अपन ADA प्रोड्यूसिंग जीन को, तो ये इसका परमानेंट क्योर होगा।
तो ट्रिक क्या बनाई अपन ने एडीए स्किट की, यानी कि टोटल ओवरव्यू कैसे होता है अपने जीन थेरेपी के अंदर, तो लार्जेस्ट याद कर लेना। तो एल से लिम्फोसाइट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन्वॉल्व होता है, रेट्रोवायरस इंक्लूड होता है, और जीएस से अपना जीन थेरेपी है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रहती है हाईली स्पेसिफिक रहती है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन, यानी कि एक पर्टिकुलर एंटीजन पे ही वर्क करेगी। ये इन्वेंट हुई थी फ्रॉम द ग्रेगोर कॉल्कर एंड द मिल्स्टर। तो इन्होंने इसका नाम दिया था एक हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। इस कारण इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इन 1984। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एंटीजन था जो उसको माइस के अंदर इंजेक्ट करा और माइस की बॉडी ने एक बी लिम्फोसाइट बनाए और इन्होंने बी लिम्फोसाइट को आइसोलेट करा और अपने माइलिडोमा सेल्स, यानी कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा और इसी को इन्होंने हाइब्रिडोमा बोला। तो हाइब्रिडोमा का इन्होंने क्या करा, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग ट्रेड रहता है अपने बी लिम्फोसाइट का, इनके अंदर रैपिड डिवीजन होता है क्योंकि इनके अंदर माइलोमा सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इन्होंने इसको आउटसाइड कल्चर करा और कल्चर करने के बाद ये बहुत सारे बन गए, इसी को अपन ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नाम दिया। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को अपन मैजिक बुलेट्स भी बोलते हैं। तो इनका यूजेस क्या, अपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का ये डायग्नोसिस करते हैं अपने कुछ डिसीज के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर यूज होते हैं डिसीज के, और प्रिवेंशन करते हैं अपना रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांट का, यानी कि ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह भी एक्ट करते हैं। तो ट्रिक क्या अपनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए, तो मैं आज बहुत लंबा मैच चला था तो मैंने आज मम्मी को उसके बारे में बताया, तो माँ आज बहुत लंबा मैच चला, तो एम से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ए से अपना एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट्स, और एम से अपना माइलिनोमा सेल्स, और एच से अपना हाइब्रिडोमा। तो माइलिनोमा सेल्स इनके अंदर अपने कैंसरस सेल्स रहते हैं जिस कारण इनका लार्ज प्रोडक्शन हो पाता है। वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन के बहुत सारे जनरेशन होते हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, और आजकल की डेट में तो फोर्थ जनरेशन वैक्सीन भी आ गई है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की। तो इनके अंदर अपन क्या यूज करते हैं, अपन एक लाइव ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, बट ये एटीन्यूटेड फॉर्म में रहता है, यानी कि ये थोड़ा इसका कमजोर फॉर्म रहता है। इनके अंदर अपन पूरा का पूरा सेल यूज करते हैं या फिर किल्ड पैथोजन भी यूज कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से इसके वैक्सीन के, ओरल पोलियो वैक्सीन और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। जो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है इनके अंदर अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टाइप यूज करते हैं इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसके एग्जांपल याद करने के लिए अपन ने बनाया डी टैप, इसको याद रख लेना। तो डी से डिप्थेरिया, टी से टिटनस और पी से पेट्रेस, और इसके अंदर हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन और हर्प्स की भी वैक्सीन है। जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन है इसको अपन डीएनए वैक्सीन भी बोलते हैं या फिर सिंथेटिक वैक्सीन भी बोलते हैं, जो आजकल की डेट्स में बन रही है। तो अपन ने जैसा शुरू में पढ़ा, इंडिया में टोटल 12 थेरेपेटिक्स अवेलेबल है इंडियन मार्केट के अंदर जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। तो इनको याद करने के लिए अपन ने ट्रिक बनाई है GHI इज बेस्ट। तो G से 2 हैं, H से 4 है और I से अपने 2 हैं। तो एक एक करके अपन इनको डील करेंगे या फिर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अपना G रहता है, इनके दो नाम है, GCSF और GM-CSF। तो GCSF क्या होता है, ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर या फिर ग्रेन्युलोसाइट मोनो मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। फिर H से अपने 4 रहता है, ह्यूमन इंसुलिन रहता है, फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रहता है, ह्यूमन इंटरल्यूकेंस रहता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन रहती है। I से अपने 2 रहते हैं, इंटरफेरोन अल्फा और इंटरफेरोन गामा। B से अपना ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 रहता है, E से अपना एरिथ्रोपोइटिन और S से अपना स्ट्रेप्टोकाइनेस और F से अपना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, बट ग्लोबली 30 थेरेपेटिक्स अप्रूव हो चुकी हैं। तो थोड़ा थोड़ा अपन थेरेपेटिक्स के बारे में पढ़ें। तो जो अपना GCSF रहता है, इनका फंक्शन क्या रहता है, ये कैंसरस के अंदर हेल्पफुल होते हैं। तो ह्यूमन इंसुलिन के अंदर क्या यूज होता है, ये अपना डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर यूज होता है। तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ यूज होता है, ये अपना ग्रोथ जो डिसऑर्डर रहते हैं इनके अंदर ये यूज होता है। तो ह्यूमन इंटरल्यूकेंस कहाँ यूज होता है, ये कैंसर के अंदर यूज होता है, अपना इम्यून डिसऑर्डर के अंदर यूज होता है। हेपेटाइटिस बी कहाँ यूज होता है, ये प्रिवेंशन इन द हेपेटाइटिस बी के अंदर यूज होता है। इंटरफेरोन अल्फा एंड इंटरफेरोन जो गामा रहते हैं, अपने कैंसर के अंदर यूज होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 अपना हीमोफीलिया ए के अंदर यूज होता है और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 अपना हीमोफीलिया बी के अंदर यूज होता है। एरिथ्रोपोइटिन अपना एनीमिया के अंदर यूज होता है और स्ट्रेप्टोकाइनेस अपना जो अपना क्लॉट बस्टर फॉर्म हो जाता है अपना जो हार्ट या वेन के अंदर, तो इसके अंदर ये यूज होता है, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर ये स्ट्रेप्टोकाइनेस यूज होता है। फिर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर रहता है जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर यूज होता है। FSH अपना इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के अंदर यूज होता है। डीएनएज अपना सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर यूज होता है। अल्फा-1 एंट्रीट्रिप्सिन अपना एम्फाइसीमा डिसीज के अंदर यूज होता है। DKT3 अपना
रिवर्सल ऑफ द एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर यूज होता है। फिर रियोप्रो अपना यूज होता है इन ब्लड क्लॉट के अंदर। फिर प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर कहाँ यूज होता है, ये अपना स्किन अल्सर के अंदर यूज होते हैं, बाउंड्स और हीलिंग के अंदर यूज होते हैं। तो ये अपने थेरेपेटिक्स थे जो कि अवेलेबल है अपने इंडियन मार्केट के अंदर। अब अपन बात करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की, यानी कि अर्ली डायग्नोसिस जो अपने डिसीज का है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल है। तो इनके अंदर जो कन्वेंशनल मेथड यूज होती थी, कन्वेंशनल मेथड के अंदर भी यूज कर सकते थे अपना ब्लड सैंपल लेना, यूरिन का सैंपल लेना या फिर अपना सीरम का सैंपल लेना। तो इनके अंदर क्या रहता है, जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पैथोजन बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव रहते हैं तब जाके ये डिटेक्ट कर पाते हैं, यानी अर्ली स्टेज पे ये डिटेक्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से कन्वेंशनल मेथड आज की डेट में यूज नहीं हो रही। जैसे कोरोना वायरस के अंदर भी अपनी कन्वेंशनल मेथड यूज नहीं की जा रही है। तो इनके अंदर अपन मॉडर्न मेथड यूज करते हैं। मॉडर्न मेथड के अंदर अपना पीसीआर आता है, एलिसा आता है और रेडियो ऑटोग्राफी आता है। तो इसके बेनिफिट क्या अपने मॉडर्न मेथड्स के, क्योंकि इनके अंदर अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल होता है। तो पीसीआर के अंदर क्या होता है, पीसीआर अपना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। तो इनके अंदर 3 प्रोसेस होती है अपनी, एक डीनेचुरेशन होती है, एक एनिलिंग होती है और इलॉन्गेशन होती है। तो जो डीनेचुरेशन होती है वो 95 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होती है। इनके अंदर क्या होता है, जो अपना हाइड्रोजन बाउंड रहते हैं डीएनए के वो टूटते हैं और एनिलिंग के अंदर अपना प्राइमर ऐड होता है। प्राइमर ऐड होने के बाद जो इसका टेम्परेचर रहता है वो रहता है 60 to 65 डिग्री सेल्सियस। और जो इलॉन्गेशन रहता है इनके अंदर अपन टैग पॉलीमरेज का यूज करते हैं, यानी कि एक डीएनए पॉलीमरेज रहता है जो कि चेन को बढ़ाता है यानी इलॉन्गेट करता है। तो ये अराउंड जो इसका टेम्परेचर है वो 72 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इनके अंदर जो पैथोजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया can be identified by the amplification of the nucleic acid even the symptoms not appear on the humans। तो अपन इसका अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं पीसीआर टेक्निक के थ्रू। तो यूजेस क्या अपना पीसीआर के, टू डिटेक्ट एचआईवी इन द सस्पेक्टेड एज पेशेंट और टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन अ जीन इन द सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट और टू डिटेक्ट वेरियस काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर भी अपन पीसीआर का यूज कर सकते हैं। फिर आरडीटी या फिर ऑटो रेडियोग्राफी मेथड, तो इनके अंदर क्या यूज करते हैं अपन, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए का यूज कर सकते हैं विद एन लेबल्ड रेडियोग्राफ। तो इनके अंदर लेबल रेडियोग्राफ कौन सा, P32 वाला यूज कर सकते हैं या फिर फ्लोरोसेंट मार्कर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अलाउ करता है अपना हाइब्रिड को विद अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स। तो इनके अंदर अपन क्या करते हैं, एक प्रोब को ऐड करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है, जिस कारण इनके अंदर अपन एक रेडियो एक्टिव या फिर फ्लोरोसेंट मार्कर डालते हैं। जब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ अटैच होते हैं तो इनको अपन एक रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी मेथड के अंदर ले जाते हैं, जिस कारण अपने को सस्पेक्ट हो जाता है। फोटोग्राफिक फर्म कौन सी होती है, एक विजिबल होती है, एक नॉन विजिबल होती है। तो अगर विजिबल है तो नॉर्मल जीन है, तो अगर विजिबल नहीं है तो जो अपना म्यूटेंट जीन रहता है वो कैरी करेगा अपने सेल्स को, यानी कि इनके अंदर जो प्रोब रहेगा उनके अंदर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री म्यूटेंट जीन प्रेजेंट नहीं रहता। फिर अपन एलिसा की बात करें, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे की बात करें, तो इसका जो प्रिंसिपल है ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, तो वो है अपना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे काम करती है ये। तो इनके अंदर जो पैथोजन रहता है वो डिटेक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन और द एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट एंटीजन, यानी इनके अंदर अपन इंस्पेक्शन करते हैं अपने डिसीज का। तो जो अपना एलिसा रहता है अपन इसको कैरी आउट करते हैं इन द 96 वेल माइक्रोटाइल्स प्लेट के अंदर। तो इनके अंदर 3 टाइप की एलिसा होती है, एक डायरेक्ट एलिसा होती है, एक इनडायरेक्ट एलिसा होती है और एक सैंडविच एलिसा होती है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं अपनी डायरेक्ट एलिसा की। तो इनके अंदर अपन टेस्ट करते हैं अपने एंटीजन्स का। तो अपन ये वॉल के ऊपर अपना प्रेजेंट रहते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी, और ये प्राइमरी एंटीबॉडी से जाके अटैच हो जाती है अपनी एंटीजन, यानी अपन एक सीरम का, पेशेंट का सीरम लेते हैं और इसको यहाँ के अंदर पोर करते हैं, तो जो अपनी एंटीबॉडी है वो अटैच हो जाती है। बट इनके अंदर कुछ अपन एंजाइम डालते हैं, जिस कारण अगर इसको अपन वॉश भी करें तो वो एंजाइम कलर दे पाए। तो इनके अंदर अपन क्या करते हैं, एक पेशेंट का सीरम लेते हैं इनटू द वेल और एंजाइम लिंक करते हैं एंटीबॉडी, जिस कारण अगर वॉशिंग करें अपन तो सबस्ट्रेट जो एंजाइम है वो कलर दे पाए। अगर कलर दे पा रहे हैं तो ये पॉजिटिव टेस्ट इनका, और अगर कलर नहीं दे पा रहे हैं तो वो नेगेटिव है। फिर जो अपना इनडायरेक्ट एलिसा होता है, इनडायरेक्ट एलिसा के अंदर अपन क्या यूज करते हैं, वो एंटीजन इज एड्सॉर्ब ऑन द वॉल। तो यानी कि जो एंटीजन रहते हैं वो अपनी वॉल के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं और जो पेशेंट का सीरम है अपन उसको ऐड करते हैं, यानी कि इनके अंदर अपन सस्पेक्ट करते हैं अपनी एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन। फिर अपन वॉश करते हैं अपने सैंपल को, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं जिसके अंदर अपन एंजाइम लिंक करके डालते हैं, यानी कि इनके अंदर क्रोमोजेनिक इफेक्ट हो पाए।
तो इसके अंदर अपन रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कंपनी को और वॉश कर देते हैं जो आप सबस्ट्रेट ऐड करा। अगर इनके अंदर कलर आया तो ये पॉजिटिव है, अगर नहीं आया तो ये नेगेटिव है। तो इसके अंदर अपन टेस्ट करते हैं फॉर द एंटीबॉडी और डायरेक्ट के अंदर अपन टेस्ट कर रहे थे फॉर द एंटीजन। तो ये HIV डिटेक्शन या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए काम आता है। फिर सैंडविच एलिसा की अपन बात करें तो इसके अंदर अपन टेस्ट करते हैं अपने एंटीजन के लिए। तो इनके अंदर जो प्राइमरी एंटीबॉडी रहती है वो अपनी एब्जॉर्ब रहती है ऑन द वेल, ठीक है। और इनके अंदर अपन ऐड करते हैं अपने पेशेंट का सीरम डालते हैं फिर इसके अंदर, और फिर बाद में इसके ऊपर अपन एक और सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं जिसका क्रोमोजेनिक कलर रहता है। फिर अपन वॉश कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऐड करते हैं अपनी सेकेंडरी एंटीबॉडी को जिसके अंदर एंजाइम लिंक्ड होता है, यानी कि अगर कलर देगा तो पॉजिटिव है, कलर नहीं देगा तो नेगेटिव है। फिर वॉश करेंगे और ऐड करेंगे अपन क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस को, जिसका अपना जो एलिसा है वो टेस्ट परफॉर्म हो पाएगा। तो अपन अब बात करते हैं एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चर। अपना जो बायोटेक है एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या यूजफुल होता है। अभी तक अपन ने बात करी थी मेडिसिन की, तो अब बात करते हैं अपन एग्रीकल्चर की। तो इनके अंदर 3 मेथड्स टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। तो इनके अंदर सबसे पहले जो थी वो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर था, दूसरा जो आया था अपना ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आया था, और तीसरा जो इस चैप्टर के अंदर अपन डील करेंगे वो था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो जो अपना एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर आया था इनके अंदर अपन फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज करते थे, और जो अपना ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वाला आया था या ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल सकते हैं, तो इसके अंदर अपन यूज कर सकते हैं अपने बायो फर्टिलाइजर्स को या बायो पेस्टिसाइड्स को। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर के अंदर अपन जो जीन्स है अपने प्लांट्स के उसको अपन मॉडिफाई करते हैं और उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की अपन सबसे पहले बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर है वो अपने नॉर्मन अर्स्ट बॉर्बन लुक। तो इन्होंने कौन सी टेक्निक यूज करी थी, इन्होंने इंट्रोडक्शन करा था अपने इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज का जिनका हाई यील्डिंग क्रॉप है। फिर ठीक है, इन्होंने बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की थी जैसे इरिगेशन, मैकेनाइजेशन, सॉइल कंजर्वेशन, और इन्होंने एग्रीकेमिकल्स का भी यूज करा था जैसे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स वगैरह, जिसका जो फूड प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया था अपना 3 गुना, यानी 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया था फूड प्रोडक्शन इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन। इनके साइड इफेक्ट्स क्या थे, जो फार्मर्स थे इन डेवलपिंग कंट्रीज कुड नॉट अफोर्ड द एक्सपेंसिव एग्रोकेमिकल्स, ठीक है, और जो एग्रोकेमिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और हजार्डस अपने इन्वायरमेंट के लिए, जिस कारण जो अपन जैसे बोलते थे जो खेती का पानी है वो नदी में जा रहा है और उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स है, जिस कारण जो अपनी मरीन लाइफ है उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। इस वजह से इनको अब इतना कंसिडर नहीं किया जाता। और इनके अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ द क्रॉप can't be obtained by the conventional breeding। तो जो मैंने जैसा बताया जो इनके अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप उगाना इतना आसान नहीं था बाय द कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड के थ्रू। फिर अपन अब बात करते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिनके अंदर कंटेन होते हैं अपने कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन कंटेन होते हैं ऑफ सम अदर ऑर्गेनिज्म, यानी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इनको कहलाते हैं अपन। इनको अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। तो ये तीनों टाइप में हो सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड अपने प्लांट्स हो सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड अपने एनिमल्स हो सकते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड अपने माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में। तो इनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये इंक्रीज करते हैं टॉलरेंस टू द एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कि हीट, कोल्ड, ऑर्गेनिक सॉल्ट वगैरह को ये टॉलरेंस इंक्रीज करते हैं अपने प्लांट की। रिड्यूस कर सकते हैं अपनी डिपेंडेंस ऑन द एग्रोकेमिकल्स, ठीक है, रिड्यूस करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को, और हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू प्लांट उगा सकते हैं अपन ट्रांसजेनिक प्लांट्स के थ्रू, जैसे कि विटामिन ए रिच राइस को अपन ने उगाया है। और ये इंक्रीज करते हैं इफिशियंसी ऑफ द मिनरल अपटेक, यानी कि जो प्लांट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल अपटेक कर पाए ताकि वो बहुत अच्छा उग पाए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्रांसजेनिक मॉडिफाइड प्लांट्स के अंदर बीटी कॉटन की। तो बीटी, इसका नाम बीटी क्या है, बीटी एक अपना सॉइल बैक्टीरियम है जिसका नाम है बैसिलस थ्रियोजेनेसिस। तो इनके अंदर एक क्राई जीन प्रेजेंट रहता है जो कि अपना डिजायर्ड जीन है। तो क्राई जीन जो रहता है जब इनका ट्रांसलेशन हो जाए तो ये क्राई प्रोटीन बनाते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में तो कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा, बट ये एक्टिव होता है तो ये जो अपना हार्म करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को। तो ठीक है, तो ये अपना जो रहता है ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन रहता है। तो कॉटन प्लांट के अंदर अपन ने क्या करा, ये क्राई जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया फ्रॉम द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, जिसका जो इनके अंदर क्रायो प्रोटीन बनने लग गया। तो क्रायो प्रोटीन तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, तो ये अपने आप को तो कुछ प्लांट को तो कुछ इफेक्ट करेगा नहीं, बट जैसे अगर कोई इंसेक्ट आया और इन्होंने इसको खाया प्लांट को, और प्लांट को खाने के बाद जो इनका एल्कलाइन पीएच रहता है इनके मिडगट के अंदर जो प्रेजेंट रहता है वो इसके कारण एक्टिव हो जाएगा, और इनके जो मिडगट रहती है एपिथेलियम उनके अंदर पोर्स कर देगा और उनको सेल्स को स्वेलअप कर देगा, जिस कारण इनकी डेथ हो जाती है। यानी ये प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं होता, बट ये इंसेक्ट्स के लिए हार्मफुल होता है। तो ये एक इंसेक्टिडाइडल प्लांट बन गया
तो क्रायोप्रोटीन्स क्या रहते हैं, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स रहते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं और एक्टिव होते हैं जब ये सॉल्युबलाइज हो जाए इन द अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट, जिसका ये डैमेज या पोर क्रिएट करेंगे अपने मिडगट एपिथेलियम सेल्स के इंसेक्ट के अंदर, और जिसका जो सेल रहेगा वो स्वेल अप हो जाएगा और सेल का लाइसिस हो जाएगा, यानी वो टूट जाएंगे, जिसका जो अपना इंसेक्ट है वो मर जाएगा। तो बीटी टॉक्सिन जो रहते हैं वो अपना इंसेक्ट स्पेसिफिक भी रहते हैं। तो चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टाइप ऑफ इंसेक्ट। तो इसके एग्जांपल अपने जो क्राई 1AC और क्राई 2AB रहता है, ये अपना इंट्रोड्यूस हुआ था कॉटन प्लांट के अंदर और ये अगेंस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था कॉटन बॉल वॉर्म्स के लिए। और जो अपना क्राई 1AB वाला जीन है वो अपना इंट्रोड्यूस हुआ था इन द कॉर्न, यानी कि कॉर्न को प्रोटेक्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रॉम दी कॉर्न बोरर्स या फिर स्टेम बोरर्स के लिए। तो क्राई 1AC इसका है और क्राई 1AB अपना कॉर्न का है। तो बीटी कॉटन बनी है, बीटी कॉर्न बनी है, बीटी ब्रिंजल बनी है, बीटी अपनी पोटैटो बनी है, बीटी टोमेटो बनी है, बट जो अपना इंडिया के लिए, इंडिया में बीटी कॉटन ही अप्रूव्ड है। बीटी ब्रिंजल को बंद कर दिया गया है क्योंकि ये अपने ह्यूमंस को हार्म करने लग गई थी। तो बीटी टॉक्सिन फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंसेक्ट की अपन बात करें तो लेपिडोटॉक्सिन यानी कि ये टोमेको बर्ड वॉर्म के लिए हार्मफुल होता है, फिर कॉलियोपेटरेंस यानी ये बेटल्स के लिए हार्मफुल होता है, और डेप्थेरेंस ये अपने फ्लाइज और मॉस्किटोज के लिए हार्मफुल होता है। फिर अपन अब बात करते हैं प्रोटीन रिच पोटैटोज भी अपने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, और गोल्डन राइस विटामिन ए रिच राइस वाले भी अपने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं। तो गोल्डन राइस की अपन बात करें तो इनके अंदर अपन जो बीटा कैरोटीन जीन रहता है तो ये अपने को मिलता है फ्रॉम द डैफोडिल या फिर कैरोट से। तो इनको अपन ने इंट्रोड्यूस कर दिया इन द वेक्टर, और वेक्टर जो है विद द डिजायर्ड जीन फ्रॉम द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस अपन ने एक राइस के अंदर डाल दिया, जिस राइस का नाम था वो था अपना अराइजो सलाइवा। तो ये जिसका ये ट्रांसजेनिक मॉडिफाइड अपने राइस बन गए, इनको अपन गोल्डन राइस भी बोलते हैं, और जो इनका दाना रहता है वो हल्का सा येलोइश कलर का रहता है ड्यू टू बीटा कैरोटीन प्रोटीन के कारण, यानी ये अपने विटामिन ए रिच राइस बन चुके हैं। फिर एक अपन ने हिरुडिन प्रोड्यूसिंग ब्रासिशिया नेपस को भी बनाया। ये एक प्लांट है ब्रासिशिया नेपस जो कि हिरुडिन को प्रोड्यूस करता है। हिरुडिन एक अपना एंटी कोगुलेंट है, यानी कि ये ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता। तो ये भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। तो इसको कैसे बनाया गया, तो अपन इसकी बात करें तो ये नॉर्मल जो हिरुडिन प्रोटीन रहता है ये अपने सलाइवा इन द लीच के अंदर मिलता है। तो जो अपना हिरुडिन प्रोड्यूसिंग जीन है इसको अपन ने इंट्रोड्यूस कर दिया इन द ब्रासिशिया नेपस प्लांट, जिसका ये अपने जो हिरुडिन प्रोटीन है उसको स्टोर करने लग गए इन द सीड्स ऑफ द प्लांट, और फिर अपन ने इसको आइसोलेट करा और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू अपन ने इसको बाहर निकाल लिया और एज अ कोगुलेंट यूज करने लग गए। फिर एक और टेक्निक होती है अपनी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के अंदर, वो होती है अपनी आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, यानी कि एंटीसेंस आरएनए या फिर एमआरएनए साइलेंसिंग भी बोलते हैं इसको। तो ये प्रेजेंट रहती है अपनी ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एज अ सेल डिफेंस। तो इसके अंदर अपन क्या बात करते हैं, तो एक अपन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देते हैं ताकि वो फर्दर ही ट्रांसलेशन ना कर पाए। तो यानी अपना जो आरएनए है वो साइलेंस हो जाएगा। तो आरएनआई टेक्निक जो रहती है वाज गिवन बाय फ्रॉम फ्री एंड द मेलोज इन द 1998। इस कारण इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब अपन बात करते हैं पेस्ट रेजिडेंट प्लांट बनाया था अपन ने फ्रॉम द आरएसए साइलेंसिंग के थ्रू। तो जो अपना एक मेलोडिचाइन इनकॉग्निटा रहता है, एक नेमाटोड रहता है, यानी कि एक राउंड वॉर्म रहता है जो कि पैरासिटिक रहता है अपने प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। तो ये इन्फेक्ट करता है, डैमेज करता है अपनी टोमेको रूट्स को, यानी कि टोमेको की यील्ड को डिक्रीज करता है। तो इसके अंदर अपन ने क्या करा, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लिया, उसको टोमेको के प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर एमआरएनए फर्दर ट्रांसलेट ही नहीं हो पाया तो वो प्रोटीन तो बन ही नहीं पाएगा, और प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो अपना जो टोमेको प्लांट है वो डैमेज होने से बच जाएगा, यानी कि ये अपना एमआरएनए को साइलेंस कर देता है, यानी उसका फर्दर ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। यानी कि इन्फेक्शन बाय द वायरस विद द आरएनए जीनोम करवाया अपन ने, फिर मोबाइल जीन को इंट्रोड्यूस करा यूजिंग वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस, और इंट्रोड्यूस कर दिया जीन को अपने होस्ट सेल के अंदर ताकि वो प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड द एंटी सेंस आरएनए को प्रोड्यूस कर पाए, जिस वजह से अपना डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाए। फिर फ्लेवर सेवर टोमेटो भी एक अपना जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। तो ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट है जो कि अवेलेबल है अपने मार्केट्स के अंदर। तो इनके अंदर अपन क्या करा, टोमेटो का जो है शेल्फ लाइफ इसको अपन ने बढ़ा दिया, यानी कि जो टोमेटो पहले जल्दी पक जाते थे अब यानी कि 8, 10, 15 दिन बाद पकते हैं, यानी कि वो हरे रहते हैं और धीरे धीरे ही पकते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अपनी आसानी दे देते हैं। तो इसके अंदर अपन ने क्या करा, जो शेल्फ लाइफ को एकदम बढ़ाता था उस जीन को अपन ने साइलेंस कर दिया, यानी कि डिलेड राइपनिंग कर दी अपनी टोमेटो की।
बाय ब्लॉकिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, यानी कि ये जो जीन अपना पॉलीगैलेक्टोरेनेज इसको अपन ने ब्लॉक कर दिया और जिसका कारण जो अपना टोमेटो की राइपनिंग है वो लेट हो गई, यानी कि जो अपना साइज ऑफ द टोमेटो इसके कारण इंक्रीज हुआ, डिलेड राइपनिंग हुई, इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ द टोमेटो हुई और जो फ्लेवर रिटेन और टेस्ट मोर सॉर, यानी और खट्टा लगने लग गया। तो अब अपन बात कर ले थोड़ा जनरल ओवरव्यू की, जो अपन ने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के अंदर क्या क्या पढ़ लिया। बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन की एप्लीकेशन क्या है, ये रेजिस्टेंट रहता है अपने बॉल वॉर्म्स के लिए, यानी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है और हाई यील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। फिर अपने गोल्डन राइस पढ़ा जिनके अंदर विटामिन ए रिच राइस प्रेजेंट रहता है। फिर पोटैटो पढ़ा जिनके अंदर प्रोटीन रिच रहते हैं ये लोग। और ब्रासिलिया नेपल्स अपना यूरिडिन प्रोटीन को रिलीज करती हैं। फ्लेवर समर टोमेटो के अंदर जो अपना इंक्रीज हो जाता है शेल्फ लाइफ ऑफ द टोमेटो, डिलेड राइपनिंग होती है और इंक्रीज करता है न्यूट्रिटिव वैल्यू को। फिर जो अपना कॉर्न और ब्रिंजल है ये भी अपना इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन चुके हैं। और मेज और सोयाबीन है वो अपना हर्बेशियस रेजिस्टेंट बन चुके हैं। फिर जो अपना टोबैको प्लांट है ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है फ्रॉम द मेलोडिनाइन इनकॉग्निटा, जो कि इनकी रूट्स को अफेक्ट करता है। ये एक नेमाटोड है। अब अपन बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन माइक्रोब की बात करें तो ई कोलाई एक अपना गट बैक्टीरियम है जो कि प्रोडक्शन करता है अपना ह्यूमन इंसुलिन का, ग्रोथ हार्मोन का, इंटरल्यूपिन्स का, इंटरफेरोन्स का, एरिथ्रोपोइटिन का और एफएसएच हार्मोन का। फिर बैसिलस थ्रियोजेनेसिस जो कि एक सॉइल बैक्टीरियम है जो कि प्रोडक्शन करता है अपना बीटी टॉक्सिन का, जो कि हाईली सेफ और पोटेंट है अपने बायोडिग्रेडेबल इंसेक्ट्स के लिए, यानी एक इंसेक्टिसाइडल प्लांट बनाता है अपना बैसिलस थ्रियोजेनेसिस। फिर राइजोपस मेलियोटस है जो कि अपना इनकॉर्पोरेशन होता है विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन के साथ। फिर सुडोमोनास फ्लोरेसेंस है जो कि प्रिवेंट करता है अपना फ्रॉस्ट डैमेज टू द प्लांट्स ऑन विच इट ग्रोज, यानी कि स्ट्रॉबेरी के अंदर ये हेल्पफुल रहता है अपना सुडोमोनास फ्लोरोसेंस जो कि फ्रॉस्ट डैमेज से बचाता है प्लांट के। फिर सुडोमोनास पुटिडा की बात करें तो ये स्कैवेंजर रहता है अपना ऑयल स्पिल का, यानी कि जहां पे भी ऑयल स्पिल हुआ है तो ये डिग्रेड कर देता है अपने हाइड्रोकार्बन को, यानी क्रूड ऑयल को डिग्रेड कर देता है। जैसे अपने समुद्र के अंदर अगर कोई ऑयल स्पिल हो जाए तो अपन सुडोमोनास पुटिडा का ही यूज करते हैं। फिर ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो कि प्रोडक्शन करता है अपना काइटिनेस एंजाइम का, जो कि प्रोटेक्शन करता है अपने प्लांट का अगेंस्ट द फंगल डिसीज। फिर ट्रामेटिस यानी कि यूज होता है अपना पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो कि डाइजेस्ट करता है अपना लिग्निन प्रोटीन को फ्रॉम द वुड पल्प। तो ये थे अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स। अब अपन बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स के बारे में। तो अपन मॉडिफाइड करते हैं अपने डीएनए को विद द फॉरेन डीएनए इंसर्ट। तो इनके एडवांटेजेस क्या अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स के, तो अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग या फिर डेवलपमेंट को, यानी कि जीन एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, इफेक्ट ऑफ द जीन कैसा है अपने नॉर्मल बॉडी के अंदर, जैसे अपन ने इंसुलिन को बनाया गया, ठीक है। और टू स्टडी द डिसीज, यानी कि अपनी कौन कौन सी डिसीज है, जैसे स्टडी ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर के अंदर अपन यूज कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स को। फिर यानी मॉडल्स भी अवेलेबल है जैसे कैंसर के, सिस्टिक फाइब्रोसिस के, एजलमिथस के और र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के। और फॉर वैक्सीन टेस्टिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स को, जैसे मंकी को यूज़ करते हैं अपन। फिर केमिकल और टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन बनाने के लिए। जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन था ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक शिप से ऑब्टेन्ड हुआ था जिसका नाम था ट्रेस। फिर रिसर्चर फॉर द सिस्टिक फाइब्रोसिस और अपना PKU के लिए भी इनकी रिसर्चेस हुई थी। फिर फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ अपन ने रोजी बनाई थी जो कि प्रोड्यूस करती है अपने ह्यूमन जैसा मिल्क, जिसका नाम था, जिनके अंदर कंटेंट होता है अपना अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन, यानी कि 2.54 ग्राम पर लीटर ये अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन को कंटेन करती है। फिर लार्जर शिप बनाई फॉर मोर वूल प्रोडक्शन। फिर गॉड्स बनाई जिनको सिल्क प्रोड्यूस कर सके। तो ये थे अपने ट्रांसजेनिक मॉडिफाइड एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो सबसे ज़्यादा रहते हैं वो है अपने रैट, जिनको अपन बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अपने रिसर्च फील्ड के अंदर। फिर रैबिट, काउ हो गई, शिप हो गई, गोट हो गया, मंकी हो गई, फिशेस हो गए, पिग्स हो गए, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और जो 95% से जो ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो अपने माइस है, यानी चूहे को अपन बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। फिर फिश भी होती हैं, फिक्स भी होते हैं। और फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी यानी आईडी था, जिनके अंदर अपन ने जीन फॉर दी ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन का इंट्रोड्यूस करा था। और जो पिग्स हैं ये अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर यूज हो सकते हैं विथ हाई रिस्क ऑफ रिजेक्शन। फिर क्लोनिंग यानी कि अपन जो क्लोनिंग की बात करें तो क्लोन यानी कि अपने सेम टू सेम बनाना, यानी कॉपी बनाना, इसको अपन क्लोनिंग बोलते हैं।
तो अपन प्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म का विद सिमिलर जेनेटिक मेकअप, मैंने जैसा बताया जेनेटिक मेकअप सिमिलर होना चाहिए। तो टाइप क्या होते हैं, एक जीन क्लोनिंग होती है, एक प्लांट क्लोनिंग होती है। जीन क्लोनिंग अपने विद पीसीआर होती है और जो प्लांट क्लोनिंग होती है वो प्लांट टिश्यू कल्चर के कारण होती है। एक माइक्रोब क्लोनिंग होती है और एक एनिमल क्लोनिंग होती है। माइक्रोब क्लोनिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इनका जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्टर और हायर रहता है, और इनके अंदर रियरिंग और क्लोनिंग जो रहती है वो चीप रहती है। यानी जो अपन वैक्सीन वगैरह बनाते हैं इनके अंदर अपन माइक्रोब क्लोनिंग का ही यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल, जो अपना सेल्यूलर टोटिपोटेंसी रहती है वो अप टू मॉलिक्यूलर स्टेज तक रहती है, इसका अपन यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर अपनी क्लोनिंग के अंदर। और जो फिर एक अपना सेल्यूलर प्लियोपोटेंसी रहती है, यानी कि शोन बाय द एनिमल सेल्स एक्सेप्ट द जो मॉलिक्यूलर स्टेज वाले सेल्स प्रेजेंट रहते हैं इनके अंदर सेल्यूलर प्लियोपोटेंसी नहीं होती है। तो सबसे पहले अपन आप बात करते हैं एनिमल क्लोनिंग की। जो फर्स्ट मैमेलियन क्लोन था वो अपना था विल्डी ब्रैफली। तो इन्होंने क्या करा था, इनको अपन फ्रॉस्टी भी बोलते हैं। ये फ्रॉम द आयन विलमेट के थ्रू बनाया गया था। ये कंसिडर नहीं हुआ था अपना सक्सेसफुल बिकॉज इसकी जो डेथ हो गई थी ड्यूरिंग बर्थ। जो फर्स्ट सक्सेसफुल मैमेलियन क्लोन था वो था अपनी डॉली द शिप, जो कि बनाई गई थी फ्रॉम द आयन विलमेट के थ्रू, यानी कि जिसको इन्होंने बनाया था इन्होंने ही इसको बनाया था एट ड्यूजिलैंड फ्रैंकलिन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के अंदर। यानी फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक या क्लोन था जो अपना एनिमल का वो थी अपनी डॉली द शिप, जिसको बनाया गया था स्कॉटलैंड के अंदर। ये बॉर्न हुई थी इन द 5 जुलाई 1996, बट ये मर गई अपनी 2003 के अंदर ड्यू टू लंग डिसीज, ना कि ये नेचुरल डेथ थी, यानी कि ये सक्सेसफुल अपनी क्लोन थी। फिर डॉली एंड मॉली बनाई गई अपनी 1997 के अंदर जो ट्रांसजेनिक शिप थी, और जो ये डॉली थी अपनी क्लोन हुई थी बाय द एडल्ट सोमेटिक सेल्स। तो अपन कैसे ये क्लोनिंग हुई, तो अपन ने एक UA को लिया और एक UB को लिया। तो UB से अपन ने जो अपन ने न्यूक्लियस निकाल लिया, यानी इसका न्यूक्लियस यूज़ करा, और इसका जो अपन ने साइटोप्लाज्म यूज़ करा, यानी कि जो अपना फादर वाला पेरेंट था, होस्ट था, उसका अपन ने न्यूक्लियस निकाल लिया, और मदर वाला अपन ने न्यूक्लियस यूज़ करा और इसको फ्यूज़ कर दिया इसके अंदर, यानी कि ये कोड कर सकते। तो फिर ये अपना जो आर्टिफिशियल जो जाइगोट बना, इसको अपन ने कल्चर करा, एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो के बाद अपन ने इसको अपने UC में डाल दिया, यानी सरोगेंट मदर के अंदर डाल दिया, और डॉलिश द शिप बन गई। बट ये इतनी आसान सुनने में लग रही है, उस टाइम इतनी आसान थी नहीं है, क्योंकि बाद में अपना जो अपना DNA मॉलिक्यूल निकालना, उसको वापस इंट्रोड्यूस करना अपने सोमेटिक सेल के अंदर, तो ये इतना आसान था नहीं। तो फर्स्ट एम्फीबियन क्लोन था वो अपना टोड था, जो कि क्रिएट हुआ था एट जर्मनी। इसके अंदर जो होस्ट सेल था इसका अपन आर्टिफिशियल एगास को यूज़ करा था, और जो डोनर सेल था वो अपने इंटरस्टिशियल सेल थे। जो अपन ने आर्टिफिशियल होस्ट सेल को यूज़ करा था, तो होस्ट सेल के अंदर जो अपन ने यूज़ करा था वो था अपना आर्टिफिशियल एग सेल, और डोनर सेल के अंदर जो अपन ने यूज़ करा था वो था अपने इंटरस्टिशियल सेल। और सरोगेट मदर के अंदर कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बट इनके अंदर केवल अपन इंट्रोड्यूस करते हैं, और इनके अंदर केवल और केवल जो अपना एम्ब्रियो रहता है वो उगता है, यानी कि ग्रो होता है। फिर अपन ने क्लोनिंग करी थी अपने एशियन गाउल की। तो इसका क्यों हुआ, इसकी गाउल क्योंकि जो अपने थे, फिर अपन ने क्लोनिंग करी थी अपनी एशियन गौर की। तो जो अपने एशियन गौर थे ये अपने एक्सटेंट होने लग गए थे, तो अपन ने क्या करा, इनका न्यूक्लियस निकाला और फ्यूज कर दिया अपनी नॉर्मल काउ के अंदर, और जो जाइगोट फॉर्म हुआ इसको अपन ने इंट्रोड्यूस कर दिया अपनी सरोगेट मदर के अंदर, और जो बर्थ हुई वो अपनी एशियन गौर हुई, जिस कारण जो इनकी पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज होने लग गई, यानी एक्सटेंट से अपन इनकी पॉपुलेशन फर्दर बढ़ा सकते हैं फ्रॉम दी एनिमल क्लोनिंग। तो एनिमल क्लोनिंग कितनी कारगर है ये आप भी देख चुके हैं। फिर अपन पढ़ते हैं हम DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है ये अपने क्रिमिनल केसेस के अंदर यूज़ होती है, फिर पैटर्निटी के अंदर यूज़ हो सकती है, यानी कि अपने पेरेंट्स को पता करने के लिए यूज़ हो सकती है अपनी DNA फिंगरप्रिंटिंग। फिर इनके अंदर ब्लॉटिंग होती है। ब्लॉटिंग क्या होती है, अपन ट्रांसफर करते हैं DNA फ्रेगमेंट का फ्रॉम द जेल टू द मोर स्टेबल नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन और द नाइलोन मेम्ब्रेन। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अपन जो DNA रहता है एफिनिटी ऑफ द जो नाइट्रोसेल्यूलर मेम्ब्रेन रहती है वो ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू बफर या फिर एग्रोस जेल। तो DNA ब्लॉटिंग रहती है वो डिस्कवर करी थी फ्रॉम द EM साउथर्न ने। फिर कितने टाइप्स की ब्लॉटिंग होती है, तो अपन ने याद करने के लिए ट्रिक बनाई है। तो जो अपना साउथर्न रहता है इसको अपन हिंदी में दक्षिण भी बोलते हैं। तो D से अपना DNA, फिर जो अपना नॉर्थर्न रहता है वो RNA का रहता है, और जो अपना वेस्टर्न यानी पश्चिम P, तो P से अपना प्रोटीन ब्लॉटिंग रहती है। फिर अपन अब बायोएथिक्स की बात करें तो बायोएथिक्स क्या रहते हैं, ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स
टू डील विद द मैनिपुलेशन ऑफ द बायो ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ये सेट ऑफ प्रिंसिपल रहते हैं जो कि डील करते हैं विद द मैनिपुलेशन ऑफ द बायो ऑर्गेनिजम्स। तो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर अपनी GAC यानी कि जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, यानी इन्हीं के थ्रू जो भी अपनी जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें वो इन्हीं के थ्रू अप्रूव होंगी। फिर बायोपेटेंसी यानी एक पेटेंट आपने बहुत सुना होगा कि ये अपने नाम का पेटेंट करा लिया तो वो पेटेंट करा लिया, यानी अपन ने एक लाइसेंस ले लिया है। तो अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट गिवन टू अ कंपनी फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, यानी इसका 20 साल तक का ही अपना एक पेटेंट ले सकते हैं। तो पेटेंट आर गिवन फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन इन द एग्जिस्टिंग इन्वेंशन एंड प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग प्रोड्यूसेस। फिर कंसेप्ट और डिजाइन के ऊपर भी अपन पेटेंट ले सकते हैं। फिर कंट्रोवर्सीज विद द बायो पेटेंट्स, तो इसके अंदर जो अपना बासमती राइस था, तो बासमती राइस तो अपन इंडिया के अंदर बहुत सालों से उगा रहे हैं, अराउंड 27 वैरायटी अपनी बासमती राइस की। तो एक अमेरिकन कंपनी ने इसका लाइसेंस करा लिया, जिस कारण जो अपनी बासमती राइस है यानी अपने किसानों को उगाने के लिए भी अमेरिका को पैसे देना पड़ते हैं, बट अपनी इंडियन कंपनी ने, अपने इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया और इनका लाइसेंस रद्द करवाया। जैसे इन्होंने अपने लाइसेंस की चोरी कर ली, यानी कि जो अपना उगाते थे वो इन्होंने लाइसेंस आउट करा लिया। फिर एक टर्मेरिक थी, टर्मेरिक को भी एक कंपनी ने अपना बताने लग गई थी जिसको अपन सालों से उगा रहे थे। फिर नीम को भी एक फंगिसाइडल की तरह उपयोग कर सकते हैं जो कि एक कंपनी बनाने लग गई थी। फिर बायोपायरेसी की बात करें तो यूज ऑफ द बायो नॉलेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बायो प्रोडक्ट्स बाय द मल्टीनेशनल कंपनी ऑथोराइज फ्रॉम द कंसर्न नेशन पर्सन और द कॉम्प्लीमेंट्स, यानी अपन चुरा लें किसी चीज के प्रोडक्ट को तो उसको अपन बायोपायरेसी बोलेंगे। तो वेस्ट अफ्रीका में एक बेरी प्लांट था जिसका नाम था पेंटा डी प्लांट्रा ब्रेसिजेना, जो वो एक अपना ब्रेसिजिन प्लांट प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकता था जो कि 200 टाइम्स ज़्यादा मीठा था अपनी शुगर से। तो इसकी बायोपायरेसी हो गई थी। तो बायो वॉर या फिर बायो टेररिज्म की बात करें तो यूज ऑफ द हार्मफुल बैक्टीरिया, फंगस या फिर अपना वायरसेस का एंड देयर टॉक्सिन एज वेपन्स। तो अपन अपने जो वायरसेस का वेपन्स की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस जो कि चाइना ने ऐसा वेपन यूज करा, बट बोलना नहीं चाहिए, बट यूज करा है उन्होंने। इसी को अपन बायो वॉर बोलते हैं। जैसे कि बैसिलस एंथ्रेक्स हुआ था, यर्सिनिया पेस्टिस हुआ था, फिर क्लोस्ट्रीडियम बैलोनियम हुआ था, अल्फा वायरस हुआ था जो कि एक ब्रेन वायरस था। फिर एडिबल वैक्सीन भी अवेलेबल है, जैसे कि बनाना और टोमेटोज के अंदर अपन वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो गाइज थैंक यू, बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।